अरविंद, लोकपाल कानून को लेकर, लोकपाल का जो आंदोलन चल रहा है, इसको लेके अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है, कुछ कन्फ्यूजन पैदा हो गए हैं कि लोकपाल बिल तो आ गया, फिर अब अन्ना क्या मांग रहे हैं। देखिए, ये गलत फहमी फैलाई जा रही है कि लोकपाल बिल आ गया है। पहली बात तो लोकपाल बिल अभी सरकारी लोकपाल बिल जो अपने आप में बहुत ख़राब है, वो लोकसभा में पास हुआ है, राज्यसभा में पेंडिंग है, तो लोकपाल बिल आया नहीं है। और दूसरी बात, जो सरकार लोकपाल बिल लेके आई है वो भी बहुत ख़राब है। तो यानी कि जो 27 तारीख को जब एक घटना घटी, लोकसभा में बिल पास हुआ और लोगों को लगा अब तो कानून बन गया, अब तो संसद में कानून बन गया, वो तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी अभी है। देश में कोई लोकपाल बिल नहीं आया, और जो अभी सरकार ने लोकपाल बिल रखा है वो तो ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। वो बहुत ही खतरनाक किस्म का कानून है। आप कह रहे हैं खतरनाक किस्म का कानून है, सरकार कह रही है कि हमने तो अन्ना की सारी बात मान रखी है। सलमान खुर्शीद जो कानून मंत्री हैं हमारे देश के, वो बार बार कह रहे हैं कि भाई हमने तो अन्ना की सारी बात मान रखी है, फिर अन्ना क्यों बार बार जिद पड़े हुए हैं। ये भी गलतफहमी फैलाई जा रही है। जो सरकारी लोकपाल बिल था उसके अंदर हम लोगों ने 34 संशोधन उनको दिए थे, 34 अमेंडमेंट्स दिए थे, उसमें से उन्होंने केवल एक बात मानी है। तो आप ये मानिए कि उन्होंने लगभग कोई भी बात अन्ना की नहीं मानी है इस बिल के अंदर। तो हम जो ये कहते हैं लोगों के बीच में कि भाई ये तो बिल बहुत खतरनाक है, अगर ये बिल आ गया तो बहुत नुकसान होगा, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी, वो खतरनाक क्या है इसमें? इसमें जैसे मैं बताऊं कि एक तो पहली बार आज़ादी के इस बिल में ये लिखा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो भ्रष्टाचार करने वाले को सरकार फ्री में वकील देगी। आज तक ऐसा कहीं किसी कानून में नहीं था कि भ्रष्टाचारी को सरकार, मतलब सरकार के मन में ऐसे लगता है जैसे भ्रष्टाचारियों के प्रति बहुत दर्द है, तो सरकार फ्री में उसको वकील देगी अपने आप को कोर्ट में डिफेंड करने के लिए। लोग भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाना चाहते थे, अब आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल जाने की जगह उनको कानूनी सहायता मुफ्त मिलेगी, कानून में ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, तो मतलब भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाने की बजाय सरकार ये कह रही है कि हम आपको भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए उनको फ्री में वकील देंगे ताकि वो अपने आप को जाके बचा सकें। और सरकार ये कहती है, जब हम ये बात रखते हैं कि भाई ये तो कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, ये तो बहुत, ये लोग अपनी तरफ से एक्टिविस्ट कह रहे हैं नहीं, ये देखो कानून में ऐसा नहीं लिखा, तो ये कहाँ लिखा है कानून? ये सरकारी बिल है, धारा 55। The Lokpal shall provide to every person against whom a complaint has been made before it under this act legal assistance to defend himself in the before Lokpal। यानी कि कोई अगर भ्रष्टाचारी आदमी पर कोई शिकायत, मैं शिकायत करता हूँ कहीं जाके, तो जिसके खिलाफ मैंने शिकायत की है उसको सरकार फ्री में वकील देगी भ्रष्टाचारी आदमी को अपने आप को बचाने के। और ये धारा 55 में सरकारी लोकपाल बिल की धारा 55 ये बहुत साफ साफ कहती है। बिल्कुल। अब दूसरा सवाल ये आता है कि आप कह रहे हैं कि ये बहुत कठोर सजा की बात हो रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने वालों को बहुत कठोर सजा है, वो कहाँ है इस कानून में? देखिए, इसमें ये कानून में लिखा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करता है, कोई नागरिक, उसको विसल ब्लोअर कहते हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करता है, तो कोई नागरिक अगर शिकायत करता है भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल में, तो सरकार उसको, भ्रष्टाचारी आदमी को एक और वकील देगी। एक तो सरकार उसको वकील देगी अपने आप को बचाने के लिए, उसको एक और वकील देगी सरकार उस शिकायतकर्ता के खिलाफ केस फाइल करने के लिए, कि अगर शिकायतकर्ता की ने झूठी शिकायत की या उसकी शिकायत में पर्याप्त सबूत नहीं मिले, फ्रिवलस हुई, वेक्सेशियस हुई, इन शब्दों को तो गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे भी इस्तेमाल कर लो, तो सरकार उसको, भ्रष्टाचारी ऑफिसर को फ्री में वकील देगी कि शिकायतकर्ता के खिलाफ वो कोर्ट में जाके केस करे कि साहब, तो इस तरह से होगा। मान लो आज मैं लोकपाल में गया, मैंने शिकायत की कि साहब ये असिस्टेंट कमिश्नर है, इसने रिश्वत ली है, तो असिस्टेंट कमिश्नर को तुरंत एक वकील मिलेगा और मेरे खिलाफ, आज मैंने शिकायत की, मेरे खिलाफ कल कोर्ट में मुकदमा दायर कर देगा असिस्टेंट कमिश्नर कि साहब इन्होंने झूठी शिकायत की है। तो मेरी शिकायत पे तो अभी जांच ही नहीं हुई शुरू हुई और मेरे खिलाफ मुकदमा दायर हो गया, तो मैं तो अपने शिकायत करते ही अगले दिन से ही मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने लग जाऊंगा। तो होना तो ये चाहिए था कि अगर मैं भ्रष्टाचार की शिकायत करता हूं और मुझे कुछ खतरा है तो सुरक्षा तो मेरी होनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। बहुत अच्छा आपने पॉइंट, विसल ब्लोअर मैं हूं तो मुझे सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। हो ये गया कि प्रोटेक्शन टू द करप्ट ऑफिसर हो गया, बहुत बढ़िया आपने बात, प्रोटेक्शन टू द करप्ट ऑफिसर तो हो गया, प्रोटेक्शन टू द कंप्लेनेंट नहीं है। बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई मनीष की। पिछले 1-1.5 साल में हमारे देश में इतने लोग ऐसे हैं जिनका मर्डर कर दिया, बहुत सारे आईटी एक्टिविस्ट मारे गए हैं। सत्येंद्र दुबे का मर्डर हो गया, मंजूनाथ का मर्डर हो गया, शेट्टी का मर्डर हो गया, अभी सहला मसूद का मर्डर हुआ। अभी पिछले हफ्ते हम एक बागपत गए थे, वहाँ पे मनोज आर्या नाम के हैं, उनको तलवारों से उन्होंने हमला किया, उनको मर्डर करने के लिए आए थे। ऐसे लोगों को बचाने की ज़रूरत है सरकार को। हमने ये कहा था अन्ना के लोकपाल बिल में, जन लोकपाल बिल में, कि लोकपाल की ये जिम्मेदारी हो
कि वो इनको संरक्षण दे सके। होता क्या है कि ये लोकल लेवल पे भ्रष्टाचार उठाते हैं। जैसे मनोज आर्या ने लोकल ये राशन की दुकान के खिलाफ भ्रष्टाचार उठाया था, लोकल टीचर्स का सरकारी टीचर्स का भ्रष्टाचार उठाया था। तो लोकल पुलिस उनसे मिली हुई है, तो लोकल पुलिस उनको संरक्षण नहीं देती क्योंकि वो तो लोकल। तो सरकार जो एक और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट लेके आई है वो इतना गलत है। उसमें लिखा है कि सीवीसी इनको प्रोटेक्शन देगा। अब सीवीसी के पास कोई पावर नहीं है। अब मनोज आर्या जिसको कि तलवारों से जिसके ऊपर हमला हुआ बागपत के अंदर, वो अब सीवीसी के पास जाए रक्षा लेने के लिए। सीवीसी के पास ना तो पुलिस है, ना उसके पास पावर है, ना उसके पास पुलिस पावर्स है, उसके पास किसी तरह की कोई ना तो रिसोर्सेज है ना उसके पास पावर है प्रोटेक्शन देने के लिए। कोई आम आदमी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको दो चीज़ें चाहिए। एक तो उस पे कोई परेशानी ना हो, कोई भ्रष्ट लोग उसको परेशान ना करें। दूसरा, जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है वो डरे, उसके मन में डर पैदा हो, वो उसको कुछ सजा हो। तो सजा होने की जगह, उसको कोई डर होने की जगह सरकार उससे और बल्कि सरकारी खर्चे पे उसके शिकायतकर्ता के खिलाफ कोर्ट में घसीटने के लिए पैसे दे रही है और अपने भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए भी मुकदमा चलवाने के लिए खर्चा दे रही है। और शिकायतकर्ता को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ये बात बहुत समझ में आती है। लेकिन और ये भी मैं आपको बता दूं, सेक्शन 46 में ये सारा लिखा हुआ है। सेक्शन 46 क्या कहता है इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ जब हम कहते हैं कि आप शिकायतकर्ता को प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हो बल्कि भ्रष्टाचारी को प्रोटेक्शन दे रहे हो, तो लोगों की सरकार की तरफ से कह रहा है। इसमें 46 में साफ साफ लिखा है कि जो शिकायत करेगा, अगर उसकी शिकायत के ऊपर वो नहीं, शिकायत में कमज़ोर पाई गई या झूठी पाई गई तो उसको 1 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना। और इसमें ये लिखा है कि इसको सरकार फ्री में वकील देगी। ऑल एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद सच प्रोसिक्यूशन शैल बी बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये दोनों जो चीजें हैं कि अगर मैं शिकायत करता हूं तो मेरे ऊपर जुर्माना भी लगेगा और 1 साल की कैद भी होगी, ये भी सेक्शन 46 में लिखा हुआ है। और ऑफिसर को जो सरकारी खर्च पे मुकदमा चलाने के लिए पैसा दिया जाएगा वो भी सेक्शन 46 में लिखा हुआ है, ये हम देख सकते हैं। दूसरी बात अरविंद ये उठती है, एक खतरनाक जब इसको बिल को बताते हैं और हमारी तरफ से बार बार कहा जाता है कि भाई देश के सारे चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, स्कूल, अस्पताल, यहाँ के कर्मचारी, ये सब इसके दायरे में आ रहे हैं। सरकार कह रही है कि ये बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, ऐसा तो कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या है, ऐसा क्या है इसमें? ये कहाँ से आप ये सेक्शन 14 है जो ये कहता है, एनी पर्सन who is or has been a director, manager, secretary or other officer of every other society or association of persons in receipt of any donation from the public and the annual income of which exceeds such amount as the central government may by notification specify। तो इसका मतलब जिस भी संस्था को इस देश में कहीं से भी पब्लिक से चंदा मिलता है, वो रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड ना हो, वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, वो सारे के सारे इस लोकपाल बिल के दायरे में आते हैं। तो आपको सारे मंदिरों को चंदा मिलता है, मस्जिदों को चंदा मिलता है, चर्च को चंदा मिलता है, गुरुद्वारों को चंदा मिलता है, सारे प्राइवेट स्कूलों को चंदा मिलता है, प्राइवेट अस्पतालों को चंदा मिलता है। बच्चे अगर क्रिकेट खेलते हैं गली के अंदर वो चंदे से चलते हैं, रामलीलाएं चंदे से चलती हैं, दुर्गा पूजा चंदे से होती हैं। इस देश के सारे समाज सेवी संगठन जो है वो इसके दायरे के अंदर आते हैं। और एक और बड़ी डेंजरस बात यह है, इसमें लिखा है दैट ऑल सच पीपल शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट। अच्छा, इनके अंदर काम करने वाले सारे कर्मचारियों को सरकारी ऑफिसर घोषित कर दिया गया। यानी कि मस्जिद के अंदर काम करने वाला एक जो मौलवी है वो अब सरकारी ऑफिसर माना जाएगा। सरकार उसको तनख्वाह नहीं दे रही, उसको सरकार से कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन उसको अब इस कानून के अंदर सरकारी ऑफिसर घोषित कर दिया गया। फादर को सरकारी ऑफिसर घोषित कर दिया गया, सारे लोगों को सारे मंदिरों के पुजारी जो हैं वो सारे सरकारी ऑफिसर, सारे सरकारी अफसर, उनके ऊपर अब सीबीआई रेड मार सकती है। किसी भी मंदिर पे रेड मार सकती है, मस्जिद पे रेड मार सकती है, किसी भी पंडित, पुजारी, चर्च, इनके ऊपर सबके ऊपर रेड मार सकती है। मतलब इनको परेशान किया जा सकता है, इनको भ्रष्टाचार के आरोप में इनके खिलाफ तमाम तरह की जांच और तमाम तरह की वो हो सकती हैं। सरकारी कर्मचारी और नेता जो वास्तव में भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको इसके दायरे के बाहर। यहाँ एक सवाल और उठाया जाता है नेताओं की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, जनता में भी एक सवाल उठता है कि भाई एनजीओज हैं, कुल मिला के स्कूल, अस्पताल, चर्च, मंदिर, मस्जिद, इन सबको भी कहीं ना कहीं कुछ एनजीओज की तरफ से, मतलब कोई ट्रस्ट होती है उनके पीछे वो चल रही होती है, और ट्रस्ट में भी करप्शन है, स्कूल अस्पतालों में भी करप्शन है, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, ये सब लोगों को चूसते हैं और वहाँ भी बहुत करप्शन है। तो जब हम इनका अपोज कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये बहुत गलत है, ये बहुत खतरनाक है, तो लोग कहते हैं, या कम से कम सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये लोग तो एनजीओ वाले लोग हैं, ये खुद भी लोकपाल के दायरे में नहीं आना चाहते, एनजीओज को नहीं लाने देना चाहते, और इसीलिए ये स्कूल अस्पताल सबको बाहर करवाना चाहते हैं। स्कूल अस्पतालों में इतनी बेईमानी है,
एनजीओज में इतनी बेईमानी है, सबको ये बाहर कराना चाहते हैं क्योंकि ये खुद एनजीओ वाले लोग हैं। इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। हम इस बात को मानते हैं एनजीओज़ के अंदर बहुत भ्रष्टाचार है, स्कूल गलत तरीके से डोनेशन लेते हैं, प्राइवेट अस्पतालों के अंदर भ्रष्टाचार है, लेकिन ऐसा लोकपाल नहीं बन सकता जो सारी के सारी सरकार को खुद चलाएगा कि अगर कोई अस्पताल काम नहीं कर रहा तो वो लोकपाल में आ जाओ, आपका स्कूल वाले डोनेशन ले रहे हैं तो वो लोकपाल में आ जाओ। तो ये तो लोकपाल काम नहीं कर पाएगा। इसका ये मतलब है कि अगर कोई स्कूल गलत डोनेशन लेता है तो आप उसकी शिकायत एजुकेशन डिपार्टमेंट को करते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट का अधिकारी अगर रिश्वत लेके उस स्कूल पे एक्शन ना ले तो उस एजुकेशन ऑफिसर के खिलाफ आप लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं। ऐसे ही एनजीओ है, एनजीओ अगर भ्रष्टाचार करती है तो सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज की जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ एक्शन ले। अगर रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज एक्शन नहीं लेता और मेरे से रिश्वत ले लेता है तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के खिलाफ आप लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं। तो हम ये ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते कि अब रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज को भी बंद कर दो, अब एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी बंद कर दो, आप कंपनीज में सेबी को भी बंद कर दो, अब लोकपाल सारे सरकार चलाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा लोकपाल काम कैसे करेगा? ऐसा तो लोकपाल काम ही नहीं कर सकता। हम इसमें जो कानून हम लोगों ने सुझाया है उसके तहत ये है कि जो जो सरकारी विभाग हैं वो अपना अपना काम करें। कंपनीज का भ्रष्टाचार सेबी देखती है, लेकिन सेबी का अगर कोई ऑफिसर भ्रष्टाचार करता है तो लोकपाल देखेगा। स्कूलों का भ्रष्टाचार एजुकेशन डिपार्टमेंट देखता है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा तो लोकपाल देखेगा। एनजीओज का भ्रष्टाचार जो है वो सोसाइटीज एक्ट में रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज एक्ट, वो अगर काम नहीं करेगा तो लोकपाल में शिकायत हो सकती है। तो ये प्रावधान है और जनता को ये अच्छे से समझने की है, क्योंकि सरकार ये दिशा भूल करने की कोशिश कर रही है। सरकार भड़का रही है लोगों को कि ये सब लोग तो एनजीओ वाले लोग हैं और एनजीओज को नहीं लाना चाहते हैं। हकीकत ये है कि एनजीओज के करप्शन को, चाहे वो ट्रस्ट का हो, स्कूल अस्पताल का करप्शन को, जो देखने वाले सरकारी कर्मचारी हैं उनका करप्शन या उनके काम ना करने का करप्शन तो लोकपाल देखे। हाँ। और एनजीओज के करप्शन को सरकारी अधिकारी जो पहले से तय हैं वो देखें। वरना देश के इतने लाखों एनजीओज हैं, करोड़ों उसमें कर्मचारी हैं, अगर देखेंगे स्कूल अस्पताल और ये सब चर्च मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे देखें तो लाखों करोड़ों लोग बैठेंगे। वो अब आ गए हैं सरकारी लोकपाल में। सरकार ने जो किया है उसने तो ये सारी की सारी एनजीओज को डायरेक्टली लोकपाल में ले आई है। तो अब क्या होगा कि करोड़ों लोग इन एनजीओज में काम करने वाले वो सीधे लोकपाल के अंडर में आएंगे। तो लोकपाल काम कैसे करेगा? मतलब ये जो सरकार ने लोकपाल बनाया है, एक चीज हमें ये समझनी है, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, कि एक तो ये लोकपाल पूरी तरह से सरकार की कठपुतली है, हाथ की कठपुतली, और इस लोकपाल के दायरे में सरकार ने सारी समाज सेवी संस्थाएं दे दी। तो एक तरह से अब सरकार किसी भी समाज सेवी संस्था को ठिकाने लगा सकती है इस लोकपाल को इस्तेमाल करके। इस लोकपाल के जरिए, लोकपाल जो कि सरकार के हाथ की कठपुतली बनेगा, लोकपाल के जरिए सरकार किसी के भी ऊपर रेड मार सकती है, किसी को भी ठिकाने लगा सकती है। तो पूरे के पूरे देश में एक तरह से आतंक फैलाने के लिए सरकार के हाथ में बहुत बड़ा। एक चीज मुझे जो मैं पढ़ता हूँ इसको, तो मुझे एक और डर लगता है कि सिर्फ बात एनजीओज की नहीं है, ट्रस्ट की नहीं है, बात ये छोटे छोटे आंदोलनों की भी है। किसी गाँव में एक भूमि अधिग्रहण होता है या मजदूरों के उत्पीड़न होता है, वो मजदूर इकट्ठा होकर या किसान इकट्ठा होकर एक छोटा सा संगठन बनाते हैं आपस में चंदा करके, तो वो संगठन लोकपाल के दायरे में आएगा। जिसके खिलाफ उन्होंने संगठन बनाया है, वो पंचायत का हो या कोई जिले का अधिकारी हो, उसके खिलाफ संगठन बनाया है उन्होंने, उसके भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहते हैं, तो किसानों का संगठन तो लोकपाल के दायरे में आएगा, पर वो डीएम, वो पुलिस वाला या वो और दूसरा अधिकारी, भूमि वो शायद ना आए, वो इसमें उसको प्रोटेक्शन भी है, उसमें प्रोटेक्शन है। तो ये किसानों के आंदोलन जो हैं, इनको कुचलने के लिए अब लोकपाल एक माध्यम बनेगा। मजदूरों के आंदोलनों को कुचलने के लिए लोकपाल एक माध्यम बनेगा। छात्रों के आंदोलन को कुचलने के लिए लोकपाल एक माध्यम बनेगा। तो कुल मिला के आंदोलन जो चल रहे हैं देश में सरकार, और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं डाला। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज इसके दायरे में नहीं आएंगी, जबकि शायद सबसे ज्यादा चंदा पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता है, सबसे ज्यादा खर्चा उस तरह से, सबसे ज्यादा इनट्रांसपेरेंट वो है, कुछ नहीं बताते किससे, किसी को कुछ नहीं पता, वो किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं है। बिल्कुल। अरविंद, एक बात ये उठती है कि हम जिस तरह के लोकपाल की मांग कर रहे हैं, आरोप लगाए जाते हैं कि हम तो सांसदों के ऊपर भी लोकपाल चाहते हैं, संसद का अपमान हो जाएगा, संसद से ऊपर हो जाएगा लोकपाल सांसदों के भ्रष्टाचार की भी जांच करेगा। ये सब, इन सब आरोपों में कितना दम है? और सांसदों के भ्रष्टाचार को लेकर खासतौर से बहुत सेंसिटिव है लोग, नहीं साहब, सांसदों का भ्रष्टाचार तो संसद के अंदर ही देखा जाना चाहिए। इस पे क्या कहते हैं आप? देखिए, संसद के अंदर आपको बोलने की और वोट डालने की तो आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन रिश्वत लेके बोलने की और वोट डालने की तो आज़ादी नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इससे तो पूरा जनतंत्र खतरे में है।
अगर आप संसद के अंदर वो रिश्वत लेके वोट डालते हैं तो क्या जनतंत्र रह गया और क्या वोट का अधिकार रह गया? फिर तो वोट डाल के जिसको मर्जी चुन लो वो रिश्वत लेके वोट डालेगा। इसके ऊपर तो बहुत सख्त होना चाहिए। तो ये हमारा बार बार कहना था कि अगर अभी ऐसा है कि अगर कोई रिश्वत लेके वो करता है, वोट डालता है या वोट करता है, तो उसकी कोई इंडिपेंडेंट जांच का और सज़ा देने का कहीं कोई उसके प्रोसिक्यूशन हो ही नहीं सकता। कानूनन जो है इंटरप्रिटेशन ये की गई है कि रिश्वत जो देता है सांसद को उसको तो जेल भेजा जा सकता है, लेकिन जो सांसद रिश्वत लेता है उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता, उसको जेल नहीं भेजा जा सकता, उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता। तो यानी कि अभी की व्यवस्था में देखें तो जिस तरह से न्यूक्लियर डील का मसला हुआ या कैश फॉर वोट के मसले हुए, सवाल उठाए गए, इन सब चीजों में सांसद का कुछ नहीं बिगड़ सकता क्योंकि सांसद के खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता, आप ये कहना चाहते हैं? अब इसमें कैश फॉर वोट वाले में जो न्यूक्लियर डील के टाइम में हुआ था उसमें दिल्ली पुलिस जांच कर रही है उस मामले की। दिल्ली पुलिस तो होम मिनिस्टर के अंडर में आती है और होम मिनिस्टर जो है वो उसी सरकार के वो का व्यक्ति है जिनके खिलाफ जिनकी सरकार बचाई गई थी। तो किस इंडिपेंडेंट जांच की हम बात कर रहे हैं? और अगर वो होती भी है, जांच हो भी जाती है और पता चलता है कि सांसद दोषी थे, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता, मुकदमा नहीं चल सकता कानूनन। तो ये हो गया कि आपको रिश्वत लेके वोट डालने की और रिश्वत लेके प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता हो गई। और कहीं ना कहीं ये भी है कि ये जो जांच कराएगा ये कौन कराएगा, क्योंकि लोकपाल कराएगा या संसद के अंदर बैठे हुए कुछ लोग उस जांच को कहेंगे कि भाई जांच होनी चाहिए नहीं, ये भी एक सवाल उठता है। हाँ, मतलब चलिए उसमें हम ये मान सकते हैं कि स्पीकर जो है या एक इथिक्स कमेटी होती है, ये अगर तय करे कि जांच होनी चाहिए, इसमें गड़बड़ जो बहुत संगीन मामले आते हैं जिसमें कि स्टिंग ऑपरेशन भी अवेलेबल है, तो उसमें कम से कम इंडिपेंडेंट जांच तो हो, स्वतंत्र जांच तो हो। जांच करने का निर्णय चलिए आप संसद की इंडिपेंडेंस को मद्देनजर रखते हुए उसकी एक कमेटी कर सकती है कि जांच हो या ना हो, लेकिन जांच स्वतंत्र हो और जांच में अगर पाया जाए तो उस पर मुकदमा चलना चाहिए। इस पे तो दो राय हो ही नहीं सकती। कम से कम जांच का काम सरकार के अंडर आने वाली पुलिस तो ना करे, पुलिस ना करे, सरकार के अंदर उसके पूरी तरह से स्टेक्स रहते हैं। एक और अरविंद सवाल उठता है कि हमने बार बार कहा अपने आंदोलन में कि भाई जो सरकारी कर्मचारी है भ्रष्टाचार करने वाला, उसके खिलाफ एक्शन लेने की पावर लोकपाल के पास होनी चाहिए। जब ये कहा हमने तो कपिल सिब्बल साहब ने भी कहा, कई और लोगों ने कहा कि इस तरह से तो हमारे दफ्तर का जो चपरासी है वो हमारी बात क्यों सुनेगा, वो तो लोकपाल की बात मानेगा। तो इसको लेकर बहुत कन्फ्यूजन हुआ लोगों को कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर सरकारी कर्मचारी लोकपाल को रिपोर्ट करेगा, अब मंत्रियों के पास में, अधिकारियों के पास में कोई ताकत नहीं रह जाएगी। नहीं, ये इसी तरह से है कि मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी मर्डर कर देता है तो उस पर तो पुलिस एक्शन लेती है ना। क्या इसका मतलब ये हो गया कि सारे सरकारी कर्मचारी अब पुलिस को रिपोर्ट करने लग गए? हाँ। ऐसे ही अगर कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करता है तो भ्रष्टाचार अपराध है, भ्रष्टाचार क्राइम है, रेप की तरह, मर्डर की तरह। तो जैसे अगर मर्डर और रेप होता है तो पुलिस में जाके शिकायत की जाती है, उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसकी जांच नहीं करता, तो पुलिस में, उसी तरह से इसकी जांच लोकपाल करेगा। अब दो चीजें होती हैं जब कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करता है, एक तरफ तो उसके ऊपर मुकदमा चलता है कि इसको जेल भेजें या ना भेजें, और दूसरी तरफ उसको उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होती हैं कि इसको नौकरी से निकालें या ना निकालें। अभी कानून के अंदर ये है कि उसको नौकरी से निकालने का अधिकार उसके मंत्री के पास है। मंत्री आधे से ज्यादा केसेस में तो मंत्री तक हफ्ता पहुंचता है। तो मंत्री तो कभी आज तक, आजादी के बाद से आज तक 60 सालों में एक भी मामला नहीं हुआ कि किसी मंत्री ने अपने सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी को भ्रष्टाचार के मामले में नौकरी से निकाला हो। नौकरी से निकालना तो दूर है, उन्होंने उनके खिलाफ जांच की परमिशन तक नहीं दी है। हमारा ये कहना था कि चूंकि लोकपाल एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होगा तो लोकपाल का एक बेंच उस अफसर को और सुन सकता है, सुनवाई कर सकता है, और सुनवाई के बेसिस पे एक ऑर्डर पास कर सकता है कि इसको नौकरी से निकाला जाए कि ना निकाला जाए। और दूसरी तरफ जो मुकदमा चलेगा वो कोर्ट में मुकदमा चलेगा कि इसको जेल भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। ये भी सरकार ने बात नहीं मानी। सरकार कह रही है कि नहीं, मंत्री उसको नौकरी से निकालेंगे, जो होने वाली बात नहीं है। मंत्री तो कैसे निकालेंगे? मंत्री तो निकालेंगे ही नहीं, बिल्कुल। तो अरविंद, ये इसकी निटिग्रिटीज की बात थी, पर एक बहुत बड़ा आरोप जो हमने इसमें लोकपाल, सरकारी लोकपाल पे लगाया है, और इसीलिए पूरा आंदोलन को हम कह रहे हैं कि सरकार ने एक भी बात नहीं मानी या बहुत कमज़ोर लोकपाल दिया है, क्योंकि हम कह रहे हैं सरकारी लोकपाल जो है वो तो सरकार के हाथ की कठपुतली है। तो कठपुतली से क्या मतलब है आपका? आप क्यों इसको कठपुतली हम लोग कह रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि लोकपाल, सरकारी लोकपाल कानून में जो लोकपाल का सिलेक्शन होगा वो सारे मेंबर्स लोकपाल के एक ऐसी कमेटी करेगी जिसमें 5 लोग होंगे, प्रधानमंत्री, स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस और एक ऐसा एमिनेंट वकील जिसको कि सरकार चूज करेगी।
तो 3 लोग इस कमेटी में, 5 में से 3 लोग सरकार सत्ताधारी पार्टी के हो गए। प्रधानमंत्री, स्पीकर और एमिनेंट लॉयर, वो भी सरकार तय करेगी। तीन लोग सरकार के हैं। तो फिर सरकार अपना जिसको चाहेगी उसको बिठा देगी। और अभी हमने देखा है कि किस तरह से हर इंस्टीट्यूशन में सरकार अपने लॉयल, जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है वो अपने लॉयल लोगों को या भ्रष्ट लोगों को बिठाती है। अगर लोकपाल जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला है, वो अगर आपकी पार्टी का आदमी होगा, वो आपका लॉयल आदमी होगा, वो भ्रष्ट आदमी होगा, तो वो क्या भ्रष्टाचार की जांच करेगा? तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी समस्या ये है कि जो सरकारी बिल है उसके अंदर ये लिखा है कि लोकपाल को निकालने का, अगर लोकपाल भ्रष्ट हो जाए तो उस भ्रष्ट लोकपाल को निकालने का अधिकार किसका होगा? वो भी सरकार के पास होगा। तो सरकार को अगर लगेगा कि ये लोकपाल भ्रष्ट है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करेगी और सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करेगा। और जब तक जांच चल रही होगी तो सरकार के पास ये भी अधिकार होगा कि उस लोकपाल के मेंबर को सस्पेंड कर दे। तो आप ये इमेजिन करने की कोशिश करो कि मान लीजिए किसी लोकपाल के मेंबर ने किसी मंत्री के खिलाफ जांच शुरू कर दी, तो सरकार उस लोकपाल के मेंबर के खिलाफ झूठी शिकायत डाल देगी सुप्रीम कोर्ट में, और जब तक जांच चल रही होगी सुप्रीम कोर्ट में लोकपाल के मेंबर के, उस लोकपाल के मेंबर को सस्पेंड कर देगी। भ्रष्टाचार भी सरकार का है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेने के लिए जो लोकपाल बनेगा उसको अपॉइंट भी सरकार करेगी, उसको हटाएगी भी सरकार, और उसकी जांच भी सरकार करेगी। इस लोकपाल को सरकार ने कोई जांच करने की पावर भी नहीं दी है। ये जो लोकपाल बनेगा, एक आम नागरिक जाके शिकायत करेगा वहां पे, तो लोकपाल उस शिकायत पे जांच नहीं कर सकता। कानून में लिखा है कि लोकपाल उसकी शिकायत को किसी भी सरकारी एजेंसी को भेजेगा जांच करने के लिए। तो जांच भी सरकार खुद ही करेगी। सरकार ने भ्रष्टाचार किया और वो सरकार खुद ही अपने खिलाफ जांच करेगी। अब इसको देखिए, सरकार ने भ्रष्टाचार किया, उस भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए, शिकायत सुनने के लिए सरकार ने एक लोकपाल बनाया, लोकपाल अपॉइंट किया। अब उस लोकपाल के पास अगर कोई मैं शिकायत करता हूं तो उस शिकायत पर जांच भी खुद सरकार करेगी, और वो जांच के बाद भी अगर लोकपाल कुछ थोड़ी बहुत सख्ती दिखाता है तो उस लोकपाल को हटाने की पावर भी सरकार के पास में है। तो इस तरह से कुल मिला के लोकपाल में तो कोई पावर नहीं है। तो लोकपाल पूरा का पूरा सरकार के हाथ की कठपुतली है। तो ऐसे लोकपाल का फिर हम करेंगे क्या? ऐसे लोकपाल का करेंगे क्या? तो अरविंद, जांच को लेकर सबसे बड़ी बात उठ रही है सीबीआई को, कि सीबीआई किसके कंट्रोल में रहेगी, सीबीआई कैसे काम करेगी। सीबीआई, सरकार कह रही है सीबीआई को हम इंडिपेंडेंट करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि सीबीआई को लोकपाल के अंडर में आना चाहिए, इंडिपेंडेंट तो सरकार से पर लोकपाल के अंडर में आए। तो ये मसला क्या है, इसको थोड़ा सा समझाइए। देखिए, सरकार, ये भी गलतफहमी है, सरकार सीबीआई को इंडिपेंडेंट नहीं कर रही। सीबीआई इस टाइम सरकार, देश की सबसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीबीआई की ये है कि सीबीआई सरकार के कंट्रोल में आती है और उन्हीं लोगों के अंडर में आती है जिनके खिलाफ उसे भ्रष्टाचार की शिकायत, जैसे अब चिदम्बरम साहब है, उनके अंडर में आती है ये, और चिदम्बरम साहब के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। तो क्या सीबीआई अपने बॉस के खिलाफ जांच करेगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सीबीआई का हर सरकार जो है वो दुरुपयोग करती है। एक तो अपने मंत्रियों के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, एक जब सरकार उसमें आती है, माइनॉरिटी में आती है, संकट में आती है, तो उस टाइम मायावती के पीछे छोड़ दिया सीबीआई को, मुलायम सिंह जी के पीछे छोड़ दिया सीबीआई को, लालू यादव के पीछे छोड़ दिया सीबीआई को, जयललिता जी के पीछे छोड़ दिया सीबीआई को। तो इनके और इनको डरा के धमका के इनकी सपोर्ट सेंटर में लेके, और सरकार जो, तो सीबीआई को जब तक सरकारी चंगुल से बाहर नहीं किया जाएगा तब तक सुधार नहीं हो सकता। अब दूसरा बात हम ये कह रहे हैं कि आपने लोकपाल को कोई जांच एजेंसी नहीं दी, तो हम कह रहे हैं नई जांच एजेंसी बनाने के बजाय अब सीबीआई को लोकपाल की जांच एजेंसी बना दीजिए। सरकार इसको बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार सीबीआई के ऊपर से अपना कंट्रोल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, नहीं तो कई सारे नेता और कई सारे मंत्री जो हैं वो जेल चले जाएंगे। कई बार एक मंत्री ये सवाल उठाते हैं कि भाई अगर सरकार ने सीबीआई लोकपाल को दे दी तो सरकार के पास क्या बचेगा, तो सरकार क्या करेगी फिर? भाई भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए सीबीआई है और वही इंडिपेंडेंट नहीं है, यही तो शिकायत है। ये तो इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन में भी हमने साइन किया है, और इंटरनेशनली ये है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत जांच करने वाली एजेंसी को सरकार से इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। सरकार भ्रष्टाचार कर रही है और उसी के खिलाफ जांच करनी है, तो वो एजेंसी उन्हीं के अंडर में थोड़ी हो सकती है। तो ये तो और सुप्रीम कोर्ट ने विनीत नारायण केस में भी बार बार ये कहा है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसी हो उसको सरकार से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नहीं तो वो जांच कर ही नहीं सकती उनके खिलाफ। पूरा का पूरा लोकपाल सरकार से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके नियुक्ति से लेके, उसके कामकाज करने के तरीके से लेके, उसके हटाने तक। पर एक सवाल बार बार जो सरकार की तरफ से उठाते हैं ये लोग, और खूब मजाक उड़ाते हैं इस चीज़ को लेके कि भाई अगर आप इंडिपेंडेंट बना दोगे तो लोकपाल में काम करने वाले लोग कहाँ से आएंगे? वो क्या भगवान होंगे? वो क्या खुदा होंगे? अगर लोकपाल में काम करने वाले लोग भ्रष्ट हो गए, जो स्टाफ है वो भ्रष्ट हो गया, उनको कहाँ कैसे हटाया जाएगा?
देखिए, ये एक गलत फहमी फैलाई जा रही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्मजात ना तो भ्रष्ट होता और ना ईमानदार होता, व्यवस्था उसको बनाती है। ठीक बात है। अगर मैंने देखा है कई लोग जो हैं वो सरकार के अंदर काम करते हुए भ्रष्टाचार करते हैं, और विदेशों में वही लोग जाके सबसे ज़्यादा ईमानदारी से काम करते हैं। वही व्यक्ति सड़क के ऊपर केले का छिलका फेंकता है, लेकिन दिल्ली मेट्रो में या मॉल में जाता है तो छिलका नहीं फेंकता, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था अलग होती है। उसी तरह से दिल्ली मेट्रो जो देश के अंदर सबसे अच्छी मेट्रो उसने दुनिया भर की बनाई है, उस दिल्ली मेट्रो के अंदर 7,000 सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनमें कई लोग रेलवे से आते हैं डिपुटेशन पे। तो जब ये लोग रेलवे में काम कर रहे थे तब भ्रष्टाचार कर रहे थे, लेकिन जब दिल्ली मेट्रो में आते हैं तो वो भ्रष्टाचार नहीं करते, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था अच्छी है। तो हमें अच्छी व्यवस्था बनाने की जरूरत है। इसी तरह का भी एक और उदाहरण है, जब हम लोग दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट बांध के चलाते हैं, और दिल्ली से बाहर जैसे गाजियाबाद की तरफ जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो सबसे पहले वो सीट बेल्ट निकाल देते हैं, क्योंकि तो दिल्ली में आदमी का सख्ती है। हाँ, दिल्ली में सख्ती है, तो व्यवस्था कहीं ना कहीं मायने रखती है। व्यवस्था, हम बार बार ये कह रहे थे कि हमें ऐसी व्यवस्था की बात करनी चाहिए इस लोकपाल के अंदर कि लोग उसके अंदर कर्मचारी काम करने वाले भ्रष्टाचार ना करें। जो अन्ना का जन लोकपाल बिल था उसमें कई ऐसे प्रावधान किए गए थे कि अगर कोई भ्रष्टाचार की शिकायत होती है किसी कर्मचारी के खिलाफ, तो एक स्वतंत्र जांच आयोग बनाओ जिसमें जाके आप शिकायत करें कोई नागरिक। वो स्वतंत्र शिकायत आयोग उस लोकपाल के कर्मचारी की शिकायत को 2 महीने के अंदर खुले में सबके सामने उसकी सुनवाई हो, और 2 महीने के अंदर उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। बड़ी स्विफ्ट एक्शन हो उसके खिलाफ, इंडिपेंडेंट हो। सरकार ने ये बात भी नहीं मानी। सरकारी लोकपाल बिल के अंदर लोकपाल खुद अपने कर्मचारियों की जांच करेगा, वो तो होने वहाँ पे भाई भतीजावाद होगा। तो फिर अन्ना के लोकपाल बिल में और कई सारे ऐसे प्रावधान किए गए थे ताकि पूरी लोकपाल की कार्यप्रणाली पारदर्शी हो। हर महीने वेबसाइट पे सारी बात डाली जाए, जो भी जांच पूरी हो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पे डाले जाएं, तो एक रोक लगेगी भ्रष्टाचार के अंदर लोकपाल में। सरकार ने कोई भी बात नहीं मानी। अब ये निकल के आ रहा है कि अगर सरकारी लोकपाल बिल पारित हो गया तो मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये लोकपाल भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो जो व्यवस्था होनी चाहिए भ्रष्टाचार रोकने की, कोई भी बात सरकार ने नहीं मानी। पहला भ्रष्टाचार का अड्डा तो इसलिए बन जाएगा कि उसकी नियुक्ति ऐसे लोगों से होगी हाँ। जो सरकार के नजदीकी होंगे। हाँ। फिर उसका कामकाज करने का जो तरीका है वो भी पूरी तरह से भ्रष्टाचारी होगा। जांच वो सरकार से कराएगा, और कुछ डिसीजन लेगा मुकदमा चलाने के लिए, कुछ लेगा, या सरकार उसके कर्मचारी कुछ जांच वगैरह करेंगे, जो भी उसमें एक्शन लेंगे वो सब लोकपाल के अंडर में आएंगे। तो भ्रष्ट चुने गए लोकपाल के अंडर में वो कर्मचारी आएंगे तो उनके भी पूरी तरह से भ्रष्ट होने की संभावना पहले से ही बन जाती है। दूसरे, अब वही भ्रष्ट लोकपाल या भ्रष्टाचार के तरीके से आया हुआ लोकपाल अपने कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लेगा तो वो तो संभावना बनती नहीं। दूसरी बात अरविंद, एक और महत्वपूर्ण बात जो बार बार उठाई जाती है कि भ्रष्टाचार करने वालों को सजा की हम बात करते हैं। इसमें मनीष ये है कि आज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भ्रष्टाचार के खिलाफ मैक्सिमम सजा 5 साल है। केवल एक सेक्शन है जिसके अंदर 7 साल की सजा है। मैक्सिमम 7 साल, मैक्सिमम 7 साल मान लीजिए, ये बहुत कम है। तो हमारा ये कहना था कि मैक्सिमम सजा को बढ़ा के आप आजीवन कारावास कीजिए। भ्रष्टाचार इस देश को खाए जा रहा है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में हो, लेकिन आजीवन कारावास होना चाहिए। अब दूसरा चीज़ इसमें हमने ये भी कहा था कि जो कंपनियां भ्रष्टाचार कर रही हैं वो कंपनियां रिश्वत देती हैं और माइन ले लेती हैं, रिश्वत देती हैं, ज़मीनें ले लेती हैं। इसमें ये साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि रिश्वत ली गई और रिश्वत दी गई। तो हमने ये इसमें सुझाव दिया था कि अगर कोई कंपनी कोई ऐसा लाभ ले सरकार से जो कि कानून के या रूल्स के खिलाफ हो, तो ये मान लिया जाएगा कि ये भ्रष्टाचार से लिया गया है। इट विल बी डीम्ड करप्शन। ये जो बार बार कहा जाता है कि आप कंपनियों के भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हो, कंपनियों ने भी जितना वो गलत कहा जाता है। हमने इसमें 3 क्लॉज डाले हैं। सरकारों को इतनी रिश्वत देती हैं कंपनियां, तो वो क्लॉज यहाँ है 3 क्लॉज डाले हैं। एक तो ये कि इट विल बी डीम्ड करप्शन अगर कोई कंपनी बिना कानून के खिलाफ अगर लाभ लेती है। दूसरा, अगर कोई कंपनी के खिलाफ कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, तो ऐसी कंपनी को आजीवन ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए और उसको सरकारी ठेका नहीं मिलना चाहिए। ये भी सरकार ने नहीं माना। तीसरी, हमने ये बात कही थी कि अगर ऐसी कंपनी कोई भ्रष्टाचार साबित हो जाता है जिसके खिलाफ, तो जितना नुकसान उसने सरकार को पहुंचाया उसके मैक्सिमम 5 गुना उससे वसूला जाना चाहिए पेनल्टी के रूप में। ये भी सरकार ने नहीं माना। इससे जो अधिकारियों को रिश्वत देके बड़ी बड़ी लीज लेती हैं कंपनियां, तरह तरह के गलत तरीके से फायदा उठाती हैं, उनके अंदर डर पैदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज़ आती है कि अगर कहीं भ्रष्टाचार होता है, कई बार आम आदमी शिकायत करने से डरता है। बहुत बड़े बड़े मामले बिल्कुल, बहुत ऐसे मामले होते हैं जहाँ बहुत प्रभावशाली लोग या बहुत ताकतवर लोग बैठे होते हैं, आम आदमी डरता है।
तो लोकपाल जैसी संस्थाओं के पास पावर होनी चाहिए कि वो उठा के उसके खिलाफ, अगर कहीं भ्रष्टाचार है और एविडेंट दिख रहा है या कुछ उसको लग रहा है, तो उसके खिलाफ शिकायत दायर करे, उसके खिलाफ में जांच करे। ऐसी पावर लोकपाल को नहीं दी गई सरकार में। हाँ, सरकारी लोकपाल बिल के अंदर सुओ मोटो एक्शन लेने की पावर नहीं है। लोकपाल सुओ मोटो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके नज़र में आता है कि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा था, वो खुद जांच नहीं कर सकता, उससे कुछ शिकायत का इंतजार करना पड़ेगा। और बड़े मज़े की बात यह है कि इस कानून में शिकायतकर्ता के खिलाफ इतने प्रावधान हैं, वो डरेगा। तो शिकायत कोई करेगा नहीं, खुद ये कर नहीं सकता, तो लोकपाल करेगा क्या? खाली बैठा रहेगा। तो ये तो अच्छा है कि एक लोकपाल बनेगा, कुछ 10-12 लोगों को बनाया जाएगा और वो खाली बैठेंगे। बिल्कुल। अब एक मुद्दा जो आया कि आम आदमी का मुद्दा हमने बार बार उठाया अपने पूरे कैंपेन में कि आम आदमी भ्रष्टाचार झेल रहा है, उसकी बात होनी चाहिए, रिश्वतखोरी की बात होनी चाहिए, छोटे छोटे कामों में रिश्वतखोरी की बात होनी चाहिए। वो तो इस सरकारी लोकपाल के हिसाब से देखें तो वो तो भ्रष्टाचार झेलने के लिए मजबूर है। बिल्कुल। इसमें हमने ये कहा था, आप अपना राशन कार्ड बनवाने जाते हो, आप अपना विधवा प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने जाते हो, विधवा पेंशन लेने जाते हो, आपको रिश्वत मांगते हैं। वो काम नहीं करते आपके, हर छोटे मोटे काम, लाइसेंस में, पासपोर्ट में, हर चीज़ में रिश्वत मांगते हैं। लेकिन अभी आप रिश्वत की शिकायत करने जाते हो तो कहते हैं गवाह लाओ, सबूत लाओ। कहाँ से लाएं सबूत, कहाँ से लाएं गवाह? है ही नहीं कोई, रिश्वत मांगने के कोई सबूत नहीं है। तो हमने ये कहा था कि सिटीजन चार्टर बनाओ, हर विभाग में ये लिखो कि ये काम आपका नागरिक का कौन ऑफिसर करेगा, कितने दिन में करेगा, ये एक सिटीजन चार्टर में आ जाए, लिस्ट बन जाए। और अगर वो अधिकारी उतने दिन में काम ना करे तो लोग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास शिकायत जाएगी, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट 30 दिन में कराएगा। वो भी ना करे तो लोकपाल के ऑफिसर के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की तनख्वाह काटे, जो कि आपको मुआवजे के रूप में मिले और आपका काम 30 दिन में कराए। यानी कि विभाग का जो मुखिया है, जैसे राशन कार्ड नहीं बना तो फूड कमिश्नर, राशन कार्ड विभाग का जो मुखिया है, सबसे बड़ा अफसर है, हाँ। उसकी तनख्वाह कटेगी तो डर पैदा होगा। आप ये सोच के कल्पना करके देखिए कि अगर 2 मामलों में फूड कमिश्नर की तनख्वाह कट गई राशन कार्ड ना बनने से, तो वो सारे अधिकारियों को ठीक कर देगा, कहेगा राशन कार्ड तो टाइम पे बनने चाहिए, बाकी कुछ काम हो या ना हो, लोगों के तुरंत काम होने लग जाएंगे। तो ये अन्ना के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये था कि एक आम आदमी की जिंदगी सुधरे। सरकार ने ये बात नहीं मानी है। पूरे आंदोलन में जितने हजारों करोड़ लाखों लोग जुड़े, छोटे छोटे शहरों में भी निकले, उनका भी कहीं ना कहीं सपना यही था कि वो समस्या दूर होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सरकार ने एक दूसरा सिटीजन चार्टर बिल लाई है सरकार। उस सिटीजन चार्टर बिल में मतलब जलेबी पे जलेबी बनाई गई है। उसमें लिखा है कि अगर मेरा काम किसी ऑफिसर को करना है, उसने नहीं किया तो मैं उसके बॉस के पास शिकायत करूंगा, उसने नहीं किया तो मैं उसके एक और ऑफिसर के पास शिकायत करूंगा, उसने नहीं किया तो एक प्राधिकृत ऑफिसर उस डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, उसके पास शिकायत करूंगा, उसने नहीं किया तो एक हर राज्य के अंदर पब्लिक ग्रीवेंस कमीशन बनाया जाएगा, उसने भी नहीं किया तो फिर मैं लोकायुक्त के पास आऊंगा या लोकपाल के पास आऊंगा। तो एक राशन कार्ड बनवाने के लिए वो जिंदगी भर शिकायत पे शिकायत करता रहेगा। ऐसा लगता है कि सरकार का मकसद उसका राशन कार्ड बनवाना नहीं है, उसे धक्के खिलवाना है। यही हालत ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। और दूसरी ये कि हमने अपने कानून में तो ये डाला था कि अगर कार्ड नहीं बने, आपका काम नहीं हो, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की तनख्वाह कटे, पेनल्टी लगे। सरकारी बिल के अंदर तो पेनल्टी लगने का प्रावधान भी इतना लचीला है कि किसी पे पेनल्टी लगने वाली नहीं है, तो कोई काम करने वाला ही नहीं है। फिर कोई क्यों डरेगा इस कानून से? कोई क्यों काम करेगा? बस आदमी चक्कर काटता रहेगा, पहले इस ऑफिसर के पास, फिर इस ऑफिसर के पास, फिर इस ऑफिसर के पास, बस वो चक्कर पे चक्कर काटता है। यानी सरकार ने 2 बिल बनाए हैं, लोकपाल के लिए अलग, सिटीजन चार्टर के लिए अलग, और एक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अलग के लिए अलग। और इन तीनों बिलों का एक ही मतलब है, भ्रष्टाचार जिंदाबाद, रिश्वतखोरी जिंदाबाद, और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सप्रेस कर दो। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त ये जो कानून सरकार ने बनाया है, ये भ्रष्टाचारियों को इतना ज़्यादा संरक्षण देता है कि इस कानून को तो तुरंत हमें अपोज करना चाहिए। अभी तक तो हम कह रहे थे कि सशक्त लोकपाल बिल लाओ, वो तो अब थोड़ी बाद की बात हो गई। हम कह रहे हैं पहले इस बिल को रोको, नहीं तो ये बिल आ गया, इस खतरनाक बिल से लोगों को बचाओ। अभी तो हमारा ये है।